चलो सबसे पहले अपन कंटेंट स्टार्ट करते हैं और एंड में अपन बिगनर बॉक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखना कोनिकल पेंडुलम। सबसे पहले हेडिंग लिखो कोनिकल पेंडुलम। देखो यदि मैं कोनिकल पेंडुलम को तुम्हें समझाऊं तो कुछ इस तरीके से ये वर्टिकल सपोर्ट मान लो और इधर अपन ने एक स्ट्रिंग और बॉब और ये इस तरीके के हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में मूविंग है, ऐसा। ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये जो कॉनिकल पेंडुलम है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूविंग होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल कौन सा? तो ये ब्लू जो डैश डैश करके बनाया गया ना ब्लू कलर से, इस वाले सर्कल में है। तो यदि मैं किसी भी टाइम पे इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, सपोज करो ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, तो किसी भी टाइम पे मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे एक mg लग रहा होगा। देखना ध्यान से, ये एंगल होगा थीटा के बराबर और इसके ऊपर का कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और नीचे का कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। तुम देख सकते हो कि ये टी साइन थीटा है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और यही फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर या एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। लेकिन ये तुम्हें जानना होगा कि रेडियस तुम्हें ये वाला काउंट करना होगा, ये आर रेडियस की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा बताओ? आर बाई एल। तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एल साइन थीटा। ये ऐसे मैंने साइड में नोट कर दिया है ताकि रेडियस की जब रिक्वायरमेंट आए तो अपन लिख सके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि फोर्स देखे तो सिंपल लिख सकते हैं टी साइन थीटा बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखे तो टी कॉस थीटा बराबर होगा mg के। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी के। अब तुम्हें जो भी वैल्यू चाहिए होगा इसमें पुट करते जाओगे, आंसर मिलते जाएगा। बट कॉनिकल पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने का जो स्ट्रेटजी होगा, वो सिंपल तुम्हें ध्यान रखना है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को सॉल्व करना है। तुम समझ में आया क्या तुम्हें? समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नया काम नहीं है, बट एक आइडिया देना था इसलिए ये टॉपिक बताना पड़ रहा है मुझे। नोट कर लो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। अब नेक्स्ट हेडिंग डेथ वेल। देखो ये डेथ वेल क्या है समझते हैं। मौत का कुआं अपन कभी मेले वगैरह में देखे होंगे,
देखो ध्यान से, इसे मैं इस तरीके से एक डायग्राम से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे डायग्राम से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो ये कोई सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंड्रिकल रोटेटर, मतलब सिंपल समझो एक सिलेंड्रिकल रोटर है, वो घूम रहा है ना। और इसके बगल में मैंने एक इंसान को खड़ा कर दिया है ऐसे इस तरीके से। अभी नीचे का बेस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, घूम रहा है, बहुत अच्छे से घूम रहा है। क्या होगा कि जैसे जैसे तुम ओमेगा को इंक्रीज करते जाओगे ना, तो ये जो इंसान है इस दीवार में चिपकते जाएगा, दीवार में, इस वाली दीवार में ये चिपकते जाएगा। फिर क्या होगा कि एक टाइम यदि तुम इस बेस को हटा भी दोगे ना, तो भी ये नहीं गिरेगा। समझे बात को? एक टाइम पे तुम इस बेस को हटा भी दोगे तो ये नहीं गिरेगा। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ओमेगा होगा या उससे ज्यादा, जब ये इंसान नीचे ना गिरे। समझो क्या करेंगे, सिंपल समझ में आता है, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो इस इंसान का जब एफबीडी ड्रॉ करोगे तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, इस पे एक नीचे mg लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। सही है ना, यही तीन फोर्स लग रहे होंगे। अब यदि मैं ओमेगा मैक्सिमम की बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओमेगा मैक्स निकालो, ओमेगा मैक्स नहीं, ओमेगा मिनिमम निकाल लो ताकि ये गिरे ना। ओमेगा मिनिमम कैलकुलेट करो ताकि ये गिरे ना। सिंपल समझते हैं, सोचो यदि मैं तुमसे कहूं कि फ्रिक्शन हमेशा ही बराबर होना चाहिए mg के, क्योंकि फ्रिक्शन यदि कम हुआ तो ये नीचे गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन को हमेशा बैलेंस करना है किसे, mg को। और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अब तुम ध्यान से देखो, नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल आ गया। अब एक पॉइंट और देखना, नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल सिंपल m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। अब सोचो जैसे जैसे तुम ओमेगा बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम ओमेगा बढ़ाओगे, वैसे वैसे अपना नॉर्मल बढ़ेगा, और जैसे जैसे नॉर्मल बढ़ेगा वैसे वैसे अपना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये बहुत सेफली इस पे रहेगा, मतलब गिरेगा नहीं, सिंपल कहने का मतलब। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ओमेगा मिनिमम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं एक ऑप्टिमम कंडीशन लेके चलना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, म्यू इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल की जगह क्या लिखेंगे बताओ, m ओमेगा स्क्वायर r, और ये किसके बराबर होगा, mg के। तो m सेम कैंसिल, एंड ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अ, देखो g अपॉन म्यू r का अंडर रूट। तो ये मिनिमम है, और इसको यदि हम गिरने ना देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ओमेगा जो हो इससे ज्यादा होना चाहिए हमेशा। इससे ज्यादा कितना होना चाहिए, तो g अपॉन म्यू आर। देखो यदि ओमेगा ज्यादा हुआ मतलब नॉर्मल ज्यादा हुआ, नॉर्मल ज्यादा हुआ मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ, और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो इस mg को बहुत आसानी से संभाल लेगा। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो। तो यही जो डेथवेल है, इसे रोटर भी कहते हैं। तो ये वाला एक केस रहता है, तो इसको सॉल्व करने का स्ट्रेटजी इस तरीके से होगा, ये नोट कर लेंगे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये रोटेटिंग है, ओमेगा यहाँ पे सिंबल दिया है ना, ये रोटेटिंग है। डेथवेल में तो बाइक होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो मैं अब इसी को बाइक से रिप्लेस करके एफबीडी ड्रॉ कर लो, तो ऐसा ही ड्रॉ होगा ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बाइक भी है, बाइक होती है, कार भी, कार से भी घुमाते हैं बहुत बारी।
तो बस इसको ब्लॉक मानते हुए सॉल्व कर लो। तरीका यही रहेगा, नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, mg, यही तीन फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे तो सेफ रहेगा बस। मैंने तुम देखे हो डेथ वेल, इसका मतलब गुड। ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा नहीं? मौत का कुआं मेले में तो देखे होगे यार। यस सर। अच्छा वीडियो में, ओ हो बाप रे बाप, रियलिटी में देखने का मौका नहीं मिला तुम्हें कभी लाइव। बहुत बढ़िया, मैं भी देखा हूँ बहुत बारी, बचपन में देखा था। भयंकर होते हैं भाई साहब, डर बिल्कुल भी नहीं लगता इनको तो। एक कार से दूसरे कार में उसी ड्यूरेशन में जंप वम्प भी करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं भगवान ही जाने। खैर आगे बढ़े, क्या ये समझ में आ गया हो तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वो स्पीड कम करते हैं, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, देखो अब जब वो स्पीड कम करेंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सिंपल सा समझ में आता है ना। वो गिरे, देखो वो, देखो तुम ध्यान से कभी देखे हो ना तो एक बहुत ज्यादा स्पीड जब हो जाती है ना तब वो रोटेट कर रहे होते हैं। कम स्पीड से तो बस वो ऐसे ऐसे नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं, लेकिन जब एक ही बार एक्सेलरेटर लेते हैं और पूरी स्पीड करके और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। और ये तो डेथ वेल अपन ने इस तरीके से ड्रॉ किया, उनका वाला जो डेथ वेल होता है वो कुछ कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे होने का फायदा क्या होता है कि एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें मैं एफबीडी उत्कर्ष चलाता था अच्छा, हाँ उत्कर्ष सही बोल रहा है क्या ये? मजे ले रहा है तुम्हारा? देखो ये रियल में जो होता है ना कुछ इस तरीके से स्लांट होता है, तो ये एंगल थीटा है। तो देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिल रहा है एन का भी, समझो एन कॉस थीटा, और इधर एक फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया था। तो अब ये हेल्प करता है, ठीक है। तो रियल में इस तरीके का होता है, तो इससे हेल्प मिलता है धीरे 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 ऊपर जाने में। खैर समझ में आ गया होगा तुम्हें, आगे बढ़े क्या? बस डेथ वेल में अपने को ध्यान रखना है कि एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्रिक्शन लगाना है, एमजी लगाना है, नॉर्मल लगाना है। सेफली चाहिए तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो वो एमजी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो बस यही सब ना आंसर आते जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसमें मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, उस फॉर्मूले को याद रख लेना है तुम्हें, और उसी से ये सॉल्व करेंगे। एक्चुअली तुम ना मैथ्स में वेक्टर थ्योरी या फिर कहीं पे तो ये पढ़ते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला r बराबर 1 प्लस dy बाई डी एक्स पे पावर स्क्वायर, और इस पे पावर है 3/2, और नीचे d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं इस पे स्क्वायर नहीं, बस ये। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रख लेना है। r इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का पावर 3/2, और नीचे d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर इस पे अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो लिखना क्वेश्चन, a particle moves along a particles move a particle moves along the plane trajectory
yx with constant speed v, with constant speed v. A particle moves along plane trajectory yx with constant speed v. Find the radius of curvature of the trajectory. Find the radius of curvature of the trajectory at point x equals to 0. At point x equals to 0. If the trajectory has the form of parabola y equals to ax square, if the trajectory has the form of parabola y equals to ax square, where a is positive constant, where a is positive constant. देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। अब इस फॉर्मूले में एक तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए और एक d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 2ax। और अपने को कर्वेचर कब चाहिए, तो अपने को कर्वेचर चाहिए एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो जब x यहाँ पे 0 रखोगे तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फिर से इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या बनेगा 2a, और ये x से डिपेंड मतलब x से इंडिपेंडेंट है, तो बस जो भी वैल्यू अपन ने सॉल्व करा उसको अपन रखेंगे। तो r बराबर 1 प्लस dy बाई डी एक्स तो 0 के बराबर है, 0 हो जाएगा, और 1 का पार्ट 3/2 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा सिंपल। और नीचे क्या आएगा देखो, नीचे सिंपल 2a, तो आंसर आ गया 1/2a। क्या समझ में आया क्या तुम्हें? ये नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, a stone is thrown horizontally under gravity. A stone is thrown horizontally under gravity with speed of 10 meter per second. With a speed of 10 meter per second. Find radius of curvature of its trajectory. Find the radius of curvature of its trajectory at the end of 3 seconds after motion begin. At the end of 3 seconds after motion begin. बहुत आसान है, कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया बताओ? एक तो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से,
तुमसे 3 सेकंड पे कहीं मान लो पार्टिकल यहाँ पे होता है, तो इस वाले सेक्शन का तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो सबसे पहला टारगेट, हाँ बोलो। करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा के। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सॉल्व करेंगे। तुम्हें याद हो तो माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यही था ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नहीं हो तो अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? तो एक्स बराबर यू इंटू टी और वाई बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत आसान है, अब तो इतना याद, मतलब इतना जल्दी कर ही सकते हो। तो एक्स बाई यू का स्क्वायर, तो ये आ गया ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, सिंपल है। अब देखो y बराबर माइनस हाफ, g है कितना 10, एक्स स्क्वायर नहीं पता, u है कितना 100 हो जाएगा, स्क्वायर है तो इससे कैंसिल होगा। एंड y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? सबसे पहले dy बाई dx निकालना है, तो क्या आएगा 2x अपॉन 20। अच्छा, तुमसे 3 सेकंड पे पूछा है, तो 3 सेकंड पे x कितना होगा? तो x 10 इंटू 3, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे सिंपल dy बाई dx कितना लिखोगे बताओ? माइनस 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 20, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा -3। उसके बाद d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर करोगे तो ये सिंपल आएगा 1/10, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। तो r बराबर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। तो dy बाई dx है कितना देखो, सिंपल यहाँ देखें अपन पीछे, तो dy बाई dx है कितना -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 प्लस 9 तो ये 10 होगा, बाद में अपन करेंगे। और इस पे पावर है 3/2, और नीचे है मॉड के साथ, तो ये सिंपल 1/10, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर से 10 आएगा, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 का अंडर रूट, तो ये आएगा 10 रूट 10 इंटू 10, देख लेना कैलकुलेशन। तो ये 100 रूट 10 मीटर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आंसर ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया क्या तुम्हें? क्या मैं फिर से बताऊं या समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। सबसे पहले अपन ने ट्रैजेक्टरी इक्वेशन सॉल्व करा, उसके बाद dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर सॉल्व कर लिया। अब मुझे x का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो सिंपल x बराबर u इंटू टी, तो यहाँ से x 30 आ गया, बस वैल्यू पुट करते और आंसर सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज कर दो। वैसे बता दूं, ये टॉपिक आईटी एडवांस में पूछा जाता है, मेंस का टॉपिक है ही नहीं, बट फिर भी अपन ने सीख लिया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग लिखो बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स,
देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इसमें अपन देखेंगे क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले इसमें अपन 3 कंडीशन पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड्स में पहला कंडीशन होगा बाय फ्रिक्शन ओनली, मतलब सिर्फ रोड में फ्रिक्शन हो, सिर्फ और कुछ ना हो। सेकंड में बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब कि रोड कुछ एंगल उठा हो, इसमें फ्रिक्शन ना हो। एंड थर्ड है अपने पास बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। ठीक है, तो अपन सबसे पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है क्या, देखना ध्यान से। बाय फ्रिक्शन ओनली, इसका क्या मतलब है ये अपन समझते हैं। पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन एक एक करके देखेंगे ये तीनों केस। देखो सबसे पहले सीखते हैं बाय फ्रिक्शन ओनली क्या मतलब है। जैसे सपोज करो अपने पास ये रोड है ऐसे, और अचानक से मैंने देखा कि ये सर्कुलर टर्न होते हुए फिर इस तरीके से है ऐसे। देखना ध्यान से, कुछ ऐसा रोड अपन मान लेते हैं। ये रोड एकदम फ्लैट है ना, मतलब कहीं से कोई इंक्लिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल। अब समझो, बहुत बारी क्या होता है, देखते भी हो तुम भी, कि ये जो लास्ट ये जो सेक्शन है ना सर्कुलर टर्न, यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा होता है गिरने का। किधर गिरते हैं मेनली, अपन गिरते हैं सिंपल इस तरफ गिर जाते हैं। रीजन तुम्हें पता है, ओवर स्पीड में अपन आते हैं और फिर इधर उधर कुछ देखे के है नहीं, और बस ब्रेक लगाते लगाते स्किडिंग होके अपन बाहर चले जाते हैं। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस सर्कुलर टर्न पे मुझे मैक्सिमम कितने स्पीड से जाना चाहिए। उससे ज्यादा यदि मैं जाऊंगा तो फिर मुझे नुकसान है। तो मैं लिमिटिंग कंडीशन जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो सर्कुलर टर्न है मुझे कितने वेलोसिटी के लिए सपोर्ट कर सकता है। क्या बात समझ रहे हो तुम। इस सर्कुलर टर्न पे मैं लिमिटिंग कंडीशन देखना चाहता हूँ कि मैं कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से सॉल्व करूं जिससे मैं सेफली इस सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर जाऊं। तो देखो सिंपल समझ में आता है। यदि तुम यहाँ पे एफबीडी सोचते हो अपने अपने आप को रख के, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा। तो देखो, इस रोड के जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा, सही है ना। इस रोड के जस्ट परपेंडिकुलर एक, इधर साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल लगेगा। और जस्ट नीचे क्या लगेगा, mg। और इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि तुम्हारी मूविंग टेंडेंसी तो इस तरफ है, तो फ्रिक्शन तुम्हें बचाएगा। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये कोई ना कोई सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ एक सर्कुलर मोशन भी है। अब सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन। समझे बात को। तो मैं सिंपल कहूं कि यदि मैं गिरूं ना, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एफ हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए किससे, mv² by r से। ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल। ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए mv² by r से। तो मैं म्यू और नॉर्मल की जगह सिंपल mg आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mv² by r के। एम से एम कैंसिल होगा। और v को मैं कह सकता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, म्यू आर जी के। मतलब वेलोसिटी यदि मैं इससे या इससे कम रखता हूँ
तो मैं गिरूंगा किसी भी हालत में नहीं। तो इसी को मैं यदि कहूँ कि मुझे Vmax कितना रखना होगा, तो तुम Vmax इतना रख सकते हो, इससे जरा सा भी ज्यादा नहीं रख सकते हो। इससे कम रखते हो तो और अच्छी बात है, बट इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। क्या तुम्हें समझ आया? तो इसका मैसेज करो। और आर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है ना। बहुत आसान है। तो अपन ने फर्स्ट केस देखा था बाय फ्रिक्शन ओनली, नोट करना। ये समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसको मैं वी मैक्स से मूव करूँ तो सर वो आगे जाके टकरा जाएगा ना सर्कल नहीं में? टकराएगा ना, स्पीड नहीं कम करनी टकराएगा तुम। पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हें अपना हैंडल पे कंट्रोल रखना होगा ना, हाँ हैंडल सर, तो तुम्हारे हाथ में ही रहेगा ना, ओके। तो वो तो तुम्हें करना ही होगा। हाँ, उसका नेक्स्ट डाउट क्या आया था? ये स्पीड ब्लॉक के शेप पर निर्भर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन देखता हूँ ना, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। चाहे ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप जो भी हो, साइज एंड शेप जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल कितना दे रहा है, उसका mg कितना है। सही है ना? तुम्हें पता है फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। यदि मैं उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दूं तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उस पर नॉर्मल बढ़ना चाहिए, फिर जाके अपन ये कहेंगे कि उसका जो फ्रिक्शन वो चेंज हुआ है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, मतलब इसमें अब ना रोड कुछ उठा होगा। कैसे देखना ध्यान से, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। कैसे ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ? समझने की कोशिश करना, ये 3D डायग्राम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे ड्रॉ करूं। हाँ, ब्रिज तो नहीं कहेंगे अपन इसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, इसका मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे साइड व्यू ड्रॉ करोगे तो ऐसे दिखेगा। ये है, देखो ये है रोड, है ना? ये वाला पार्ट क्या है? रोड। ये वाला पार्ट है रोड। लेकिन ये ग्राउंड के लेवल से ना कुछ उठा हुआ है। ये ग्राउंड के लेवल से कुछ ऊपर उठा हुआ है। समझ रहे हो? मतलब इसको मैं थोड़ा कुछ ऐसे समझो
तो ये ग्राउंड के लेवल से कुछ ऊपर उठा हुआ है ऐसे। ब्रिज कह सकते, पता नहीं, ब्रिज कहना सही नहीं लग रहा है मुझे वैसे। ये वैसे कहीं भी तुम देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उठा हुआ है, समझना ये ध्यान से। ये जो मैं इधर बना रहा हूँ ना, ये ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है। जैसे इसका मैं साइड व्यू ड्रॉ किया हूँ, तो इस तरीके का। एक बार फिर से साइड व्यू ड्रॉ कर देता हूँ, देखना। स्पीड ब्रेकर जैसा नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं समझे, रुको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ऐसा सीन होगा, ऐसा देखो। अभी तक तुमने क्या देखा, देखो अभी तक तुमने ये वाला रोड देखा, ये है रोड जो कि एकदम ग्राउंड के एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। बट क्या करा गया कि अब ना कुछ एंगल ऊपर उठा दिया गया और ऐसे रोड कंस्ट्रक्ट किया गया इस तरीके से। समझना ध्यान से, पहले पूरी बात समझ लो, फिर तुम्हें एंड में समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया, समझो ध्यान से। यदि मैं किसी भी टाइम पे इस पे एक, मान लो कोई कार ही है, कार का एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके का है, सपोज करो। अब इसका यदि मैं एफबीडी देखूं तो समझो तुम्हें दिखेगा कि इस पे जो कार है ना, वो कार कुछ ऐसे ड्रॉ कर लो। हाँ, इस कार पे नॉर्मल डायरेक्शन कुछ ऐसे लगेगा, और ये वाले हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव करेगा, इस वाले हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। क्यों? क्योंकि अब ये रोड ऊपर उठा हुआ है। समझना ध्यान से। तो अब यहाँ पे नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन कौन बनेंगे देखना ध्यान से। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर आ जाएगा एन साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा एन कॉस थीटा, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो मैं कह सकता हूँ कि एन कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है, और एन साइन थीटा जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ये सिंपल इस तरीके से। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी, और यहाँ से अपन वी क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये पता लग गया कि इस स्पीड से यदि अपन मूव करते हैं तो अपन इस सर्कुलर टर्न पे, ये जो सर्कुलर टर्न जो इधर देख रहे हो तुम, ये अपन सक्सेसफुली निकल जाएंगे। इसको तुम, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो कभी तुमने हाईवे, एनएच, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन देखा होगा, और कहीं यदि शार्प टर्न हो एकदम, मतलब कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का टर्न हो, तो तुम कभी नोटिस किए हो ना, तो इधर वाला पार्ट उठा दिया जाता है जरा सा। कभी नोटिस किए हो क्या? पहाड़ों में ना सर। है, हाँ, मतलब वो कहीं पहाड़ों में या फिर नॉर्मल रोड अपने हाईवे में भी है। जैसे हाँ नेशनल सर। हाईवे कहीं पे शार्प टर्न होता है ना 90 डिग्री का, तो इधर से थोड़ा रोड उठा दिया जाता है ताकि गिरने के चांसेस कम हो जाए। सेम अपन वही वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। अब ये उठाया क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल का कंपोनेंट आने लग जाता है। तो देखो अभी तक क्या था, यदि सरफेस फ्लैट होता, सोचो यदि रोड फ्लैट होती, तो अपन क्या करते, नॉर्मल ऊपर लगाते, तो फिर नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ बन ही नहीं सकता था। तो अब इस अब इस व्हीकल को संभालने के लिए कोई कंपोनेंट है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अब मैंने जैसे ही इसे स्लांट कर दिया है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लग गया, जो कि अपने लिए अच्छी बात है। तो ये था सेकंड केस, नोट करना, फिर अपन थर्ड देखेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, इस वाले रोड में अपन ने फ्रिक्शन एब्सेंट माना है, इस वाले केस में अपन ने फ्रिक्शन एब्सेंट माना है। थर्ड केस में अपन बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन दोनों को एक साथ डील करेंगे।
ये था केस सेकेंड, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। और इस थीटा को अपन बैंकिंग एंगल भी कह सकते हैं। तो अब कभी हाईवे पे जाओगे और कहीं रोड कुछ बैंक टाइप दिखेगा तो तुम्हें ये चैप्टर का टॉपिक जरूर ध्यान आएगा, क्यों ऐसा किया गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के कंपोनेंट्स को यूज में लेना है। जब रोड फ्लैट था तो नॉर्मल का कंपोनेंट, सही बोल रहे हो। बिल्कुल। चलो अब इसका थर्ड केस देखेंगे, जब रोड में फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग भी हो, दोनों हो। देखना नेक्स्ट। एंड अब अपन लिखेंगे केस थर्ड, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रूट्स बोथ। अब मैं सीधा इस ट्रायंगल वाले डायग्राम को ड्रॉ करूंगा और उसी से अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखना इसमें भी दो केस होते हैं बेसिकली। पहले अपन केस फर्स्ट देखेंगे वी मिनिमम का, कि अपन मिनिमम कितना वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। देखो सपोज करो तुम इस वाले रोड पे जाके और यहाँ पे जाके अपने इंजन को तुमने बंद कर दिया, तो ऐसा केस पॉसिबल, मतलब इंजन को तुमने बंद कर दिया तो फिर ये भी तुम्हारे लिए डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि अब रोड एक, देखो एक देखा जाए तो एक्चुअली एक इंक्लाइन प्लेन की तरह काम करेगा। तो अब तुम्हारा जो मूविंग टेंडेंसी वो नीचे आ जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर, है ना। तो यदि तुमने इंजन बंद कर दिया या फिर तुमने कम स्पीड रखा तो तुम्हारे नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अपन चेक करना चाहते हैं। देखना ध्यान से, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे? नॉर्मल। नीचे क्या लगाएंगे? mg। और इसके पास जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है वो ये वाला है, ठीक है। और इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा ये थीटा, ये भी थीटा, तो इधर आ जाएगा n साइन थीटा। इस तरफ होगा n cos थीटा। और फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये एंगल थीटा, तो f cos थीटा ऊपर, और ऊपर की तरफ आ जाएगा f sin थीटा। देखो बहुत ध्यान से कंपोनेंट्स देखना, मैं v मिनिमम की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मूविंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगा? ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यदि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा? n sin थीटा माइनस f cos थीटा। ये किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाई r के। एंड सिमिलरली n cos थीटा प्लस f sin, हाँ f sin थीटा, इन दोनों का समेशन किसके बराबर? mg के बराबर है, क्लियरली देख सकते हो। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मैं इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। क्या लिखेंगे?
n sin थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा प्लस f sin थीटा बराबर m से m कैंसिल होगा और ये आएगा v स्क्वायर बाई आर जी। अब हालांकि अपन ने v मिनिमम का केस सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लगे, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू नॉर्मल रखो, क्या बनेगा, n sin थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल cos थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और यहाँ पे जो v है वो बेसिकली v मिनिमम है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा नॉर्मल कैंसिल हो रहा है चारों तरफ से। ठीक है, और क्या करोगे, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो cos थीटा से ऊपर नीचे यदि तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हारा क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, और ये एक्सप्रेशन बनेगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्या ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बनेगा क्या, ध्यान से देखो। यस सर। और यहाँ पे यदि मैं वेलोसिटी रख दूं सिर्फ, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये अपने पास आ गया v मिनिमम। तो ये मेरे पास एक v मिनिमम का फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पे म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और थीटा बैंकिंग ऑफ रोड्स का एंगल। नोट करना। सर हाँ बोलो। सर ये बट सर ये tan थीटा की वैल्यू यदि अपनी मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज्यादा हुई तब तो सर ये नेगेटिव हो जाएगा ना सर। हाँ रूट मतलब का। वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा फिर, वो केस फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब ऐसा रोड देखो तुम, थीटा कितना होगा एक बार सोच के देखो, थीटा बहुत कम होगा, 10 डिग्री 5 डिग्री बस इतना ही होगा। यस सर। तो जब ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी मतलब ये मिनिमम वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा कि चाहे तुम वहां पे जाके अपने इंजन को रोक भी दो तो भी तुम नहीं गिरोगे। यस सर। हम्म, वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही केस ही है, बिल्कुल और कोई दूसरा केस ही नहीं है। बस ये है कि म्यू पे अपने को ज्यादा स्टडी करना होता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है म्यू एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो अपन किस तरीके का कंक्रीट वहां पे डाल रहे हैं, कैसा छर्री डाल रहे हैं, तो ये सब अपने को बस उसके मटेरियल को अच्छे से स्टडी करना होगा। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना नेक्स्ट वाला सेक्शन देखेंगे, केस 2 वी मैक्सिमम की बात करेंगे। ये नोट कर लिए ना, इसी में मैं दिखा दूं। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। वी मैक्सिमम की बात करेंगे। अब सोचो वी मैक्सिमम में इसका मतलब कि अब कार की मूविंग टेंडेंसी किस तरफ होगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, मतलब अब गिरने के चांसेस है।
तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके जस्ट नीचे फ्रिक्शन बचाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा, mg। और ये इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसमें ये मूव करने वाला है, समझो ध्यान से। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, इधर का कंपोनेंट आएगा n sin थीटा और f cos थीटा। ऊपर देखो तो इधर आएगा n cos थीटा और नीचे आएगा f sin थीटा। तो इस तरीके से मैं कंपोनेंट्स लिखूं तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर है mg के, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर है mv स्क्वायर बाई r के। इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट करोगे तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बाई r इधर, और यहाँ पे n cos थीटा माइनस f sin थीटा mg, तो m से m कैंसिल होगा। और तुम्हें पता है फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल। तो n sin थीटा प्लस म्यू इनटू नॉर्मल cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस म्यू इनटू नॉर्मल sin थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। तो यहाँ से नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल कर दोगे, फिर cos से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v इक्वल्स टू क्या आएगा, rg अंडर रूट rg। और यदि मैं देख पाऊं तो tan थीटा नहीं 1 प्लस म्यू, नहीं सही लिख रहा था, tan थीटा प्लस म्यू और नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आया है क्या, पिछले वाले में क्या आया था, पिछले वाले में ये आया था, कहीं मिस्टेक हो गया था क्या, माइनस था सर यहाँ पे। या प्लस है यार, और यहाँ पे भी तो प्लस होगा ना। हाँ वही। अरे चेंज कर लेना, यहाँ पे प्लस होगा देखो। हाँ अब ठीक है, चेंज कर लेना पीछे वाले साइड में एक बार फिर देख लो, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना। ये केस 2 v मैक्सिमम का केस देख रहे थे अपन। अब तीनों रिजल्ट को अपन कंपेयर करेंगे और इसका शॉर्टकट देखेंगे कैसे इसको याद करना है अपने को। दोनों के फॉर्मूले सेम नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, देखो अच्छे से। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और उसमें जस्ट अपोजिट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है।
नोट कर लिया हो तो डन का मैसेज कर दो। mg के कंपोनेंट्स में डिवाइड अपन इसलिए नहीं किए क्योंकि अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ देख रहे हैं। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो, फिर मैं सभी फॉर्मूले को देख एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से देखना। बढ़िया आगे क्या? देखो अभी तक जो तुमने केसेस, हाँ जो तुमने अभी तक केसेस देखे हैं ना, वो मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले वाले केस के लिए तुमने देखा म्यू आर जी, है ना, सिंपल। दूसरे वाले केस के लिए तुमने देखा सिंपल म्यू आर जी टेन थीटा। तीसरे वाले केस में दो केस देखे तुमने, वी मिनिमम इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही देखा। एंड फोर्थ वाले मतलब इसी का सेकेंड पार्ट आर जी अपॉन मतलब इंटू टेन थीटा प्लस म्यू, या प्लस होगा ना, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही देखे क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो। देखो अब ध्यान से देखो, ये सभी फॉर्मूला एक ही जैसे है। कैसे? देखो ध्यान से, क्या अपन ने फ्रिक्शन में म्यू को tan फाई से पढ़ा था क्या? tan फाई जैसा यस सर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टाइप। तो इसको तुम यदि म्यू को tan फाई से याद रखते हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर जी टेन फाई। ये वाला फॉर्मूला आर जी टेन थीटा तो है ही, और यहाँ पे जो तुम टेन फाई रखते हो, सोच के देखना, तो क्या वी मिनिमम ऐसा केस बनेगा क्या? आर जी अंडर रूट टेन थीटा माइनस फाइव, बोलो ये बनेगा क्या? यस सर। एंड वी मैक्सिमम का केस कैसा बन जाएगा? आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। तो ये इसको याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सभी है क्या? म्यू आर जी टेन टाइप है ना, म्यू आर जी टेन थीटा और कहीं फाइव। तो फाइव कहाँ पे होगा? जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन होगा, और थीटा कहाँ पे होगा? जहां पे सिर्फ बैंकिंग होगा, राइट। और जहां दोनों होगा वहां दोनों होगा। कुछ समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से तुम फॉर्मूला को याद कर सकते हो। एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे कम से कम 3-4। अभी पढ़ाई पे एकदम 110% फोकस्ड रहना, क्योंकि ये जो 2 या 2.5 मंथ है ना, ये तुम्हारा बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि इसी 2-2.5 मंथ में तुम्हारा कम से कम ना तो 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि अपन स्पीड पकड़ चुके हैं, तुम्हें दिख भी रहा होगा। मतलब स्पीड ऐसा नहीं कि अपन बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, चीजें अब बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगी, क्योंकि अब तुम्हें बेसिक्स आने लग गया है इस वजह से। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन पीछे की चीज भूलने लग जाते हैं। तो बस इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना, बाकी सब अच्छे से होगा। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। एनएलएम से एक, फ्रिक्शन से एक, सर्कुलर से एक, डब्ल्यूपी से एक, आगे सेंटर ऑफ मास से एक, रोटेशन से एक, ग्रेविटेशन से एक। तो ये क्वेश्चन फिक्स ही मानो, रोटेशन से तो एक से ज्यादा ही मानो। डन। चलो क्वेश्चन लिखना। A park has a radius of 10 meter. A park has a radius of 10 meter
If a scooter goes round a park has a radius of 10 meter. If a scooter goes round it at an average speed of 18 km per hour, goes round it at an average speed of 18 km per hour, calculate angle of banking. Calculate angle of banking. tan इनवर्स 11/4 एंगल, ध्यान से मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कंफ्यूज मत हो। 18/18 किलोमीटर गिवन है। tan इनवर्स 0.1। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करो। v बराबर सिंपल आर जी tan थीटा आएगा, बिल्कुल tan इनवर्स 1/4 सही आंसर है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। v बराबर आर जी tan थीटा और 18 किलोमीटर है तो 18 को पहले अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 आएगा, r 10 और यहाँ पे tan थीटा स्क्वायरिंग कर दो तो 25 इक्वल्स टू 100 tan थीटा, बस आंसर है tan थीटा इक्वल्स टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। लिखो, a turn of radius 20 meter is banked for the vehicle. A turn of radius 20 meter is banked for the vehicle goes at a speed of 10 meter per second. A turn of radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed of 10 meter per second. ब्रैकेट में लिख लेना ओनली बैंकिंग, ब्रैकेट में लिख लेना ओनली बैंकिंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आगे लिखना। If the coefficient of static friction between rod and tire is 0.5, if the coefficient of static friction between rod and tire is 0.5, what are the possible speed
of a vehicle so that what are the what are the possible speeds of a vehicle so that it need so that it neither slip down or nor skids up, neither slips down or nor skids up. देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है, पहले पार्ट से तुम थीटा सॉल्व करोगे और उस थीटा को दूसरे वाले पार्ट में रख के फिर आंसर निकालोगे। पहले केस में सिर्फ बैंकिंग है और दूसरे केस में बैंकिंग एंड फ्रिक्शन दोनों है। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। A turn of radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed 10 meter per second. If the coefficient of static friction between road and tire is 0.5, what are the possible speed of a vehicle so that is neither slips down nor skids up? करो सॉल्व, 2 मिनट का टाइम है। माइक ही ऑन नहीं था। ओ तो देखो सबसे पहले क्या करा, v बराबर आर जी टेन थीटा से अपन ने टेन थीटा सॉल्व कर लिया। टेन थीटा कितना है, हाफ। अब मुझे पता लग गया कि टेन थीटा हाफ है तो v मिनिमम 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अपन को पता है टेन थीटा माइनस 5 होता है तो ऊपर आएगा टेन थीटा माइनस, हाँ बिल्कुल टेन थीटा माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। तो अपने को v मैक्सिमम सॉल्व करना है, तो यहाँ से 0.25 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर सो होगा। सही है ना, ऐसे ही किए होगे।
हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब डाउट्स बताओ, जो बिगनर बॉक्स तुम्हें दिए गए थे उसके डाउट्स बताओ। बिगनर बॉक्स कौन सा था? 5 WP का। अब डाउट्स बताओ। टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, WP सर्कुलर मोशन। बिगनर बॉक्स 5 में डाउट्स 12 एंड 13। 12 एंड 13 तो सॉल्व करने को बोला ही नहीं था। 12 एंड 13 तो सॉल्व करने से मना किया था ना। हम्म 11 ओके, 11 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं, देखना ध्यान से। इन अब आ जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था बता दो मुझे। फाइंड द मिनिमम हाइट सो दैट सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। बी यानी कि 5r/2, ठीक है। इन above question h is double of the minimum height, then resultant force on the block, ठीक है। देखो पहले इसका अपन डायग्राम समझ लेते हैं। ऐसा डायग्राम है और हाइट अपन ने डबल कर दिया, इसका मतलब कि अपन ने कहाँ से थ्रो की, मतलब रिलीज करा है 5r से रिलीज करा है, सिंपल है। तो जब 5r से रिलीज करा तो अपन ये चाहेंगे कि इस वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है, चेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 5r, काइनेटिक 0, बाद में पोटेंशियल mg इंटू 2r, और काइनेटिक कितना होएगा हाफ mv²। तो mm कैंसिल कर दो, तो यहाँ से v² कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6g आएगा क्या, सही है ना। 5 - 2 3 और 3 × 2 6, यानी कि b आ गया √6g। ये आ गया सिंपल 6g। अब अपने को क्या करना है, अपने को सिंपल क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पोजीशन ऑफ एच, यानी कि इस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स। तो तुम्हें पता है ना कि नेट रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r के। तुमसे बस यही सॉल्व करने को बोला है। 6gr डिवाइड बाई r, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 6mg अपना आंसर होना चाहिए। क्या आंसर है? यही है, सही है ना। देखो रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो। तो वही जो मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स है उसी को तो अपन रिजल्टेंट कहेंगे ना। समझ में आया क्या? और किसी क्वेश्चन में डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9, a body of mass m hangs at the ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है। देखो ऐसा बोला कि 60 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल, ये स्लैक हो गया है, मतलब कुछ ऐसा समझ लो, यहाँ पे टेंशन 0 हो गया, ठीक है। और ये इसका पाथ हो जाता है, ध्यान से देखना। अभी अभी इस पोजीशन पे अपने को किसी भी हालत में स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इस वाले पोजीशन पे भी कुछ स्पीड भी है, ये भी अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे। क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले तो एक रेफरेंस पोजीशन मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², बाद में पोटेंशियल एनर्जी mg r प्लस r cos 60, सही है ना। ये r cos 60 क्यों होगा तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए और ये है r cos 60 के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv²। तो देखो mm से कैंसिल होगा, है ना। तो u²/2 बराबर आ जाएगा gr 1 प्लस cos 60 हाफ होता है, और यहाँ पे सिंपल v²/2। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन किससे बनाओगे, सर्कुलर मोशन से बनाओगे। तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा बताओ, mg cos 60
टेंशन तो जीरो ही है, तो mg cos 60 किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई r के, तो m से m कैंसिल एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू rg cos 60 होता है हाफ, तो rg बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे v रखो तो यहाँ से u पता कर लोगे, और u जैसे ही पता कर लोगे तो अपने को पता है बॉटम पे यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg, तो नेट फोर्स देखने जाए तो t माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, तो यहाँ से तुम्हारा टेंशन आ जाएगा और ये u के बराबर है, तो u यहाँ से सॉल्व करोगे और इस u को यहाँ रिप्लेस करोगे, टेंशन आ जाएगा। कर लोगे क्या इसके आगे? बस बहुत आसान, दो इक्वेशन अपने को अप्लाई करना है, कौन कौन सा, सर्कुलर मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, पुटिंग गेटिंग ही है बस, बाकी और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, कौन से चैप्टर का, WP का क्या, अच्छा ठीक। अब तुम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, WP सर्कुलर मोशन जो अपना मेंस का मॉड्यूल है ना, वो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे में एक्सरसाइज 1 में जितने भी क्वेश्चन है, 25 तक तो हो गया था, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में और 2 में दोनों में उसका डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास भी स्टार्ट करेंगे। पेपर बहुत अच्छे से देना, पेपर में लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ऐसा मत सोचना कि अपने को 1 से लेकर 25 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव पे कंट्रोल रखना, बस मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। मार्क्स इजी क्वेश्चन से है कहीं से है उससे मतलब नहीं है, बट अपने को मार्क्स इंप्रूव करना है, नेगेटिव पे फुल ध्यान देना, जो क्वेश्चन ना आए उसे टच ही मत करना, और स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो इजी क्वेश्चन लगे वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। और अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट के केस में ले जाओ, मतलब ऐसा ना हो कि पिछले वाले टेस्ट में जो अपने स्कोर करा उससे तो ज्यादा ही आना चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा, ज्यादा आना चाहिए इसका ये भी मतलब नहीं कि चलो नहीं भी बन रहा है फिर भी अपन जय माता दी ABCD लगा दे रहे, ऐसा भी नहीं करना अपने को, ठीक है। तो अच्छे से पेपर देना, बहुत अच्छे से पेपर देना, निगेटिव पे ध्यान देना, बाकी तो सब ठीक है, अच्छे से होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।